आपके बच्चों की एक मेजर फी 8 मंथ्स में ड्यू है। क्या आप उन पैसों को एफडी में रखेंगे या लिक्विड फंड्स में? नेक्स्ट ईयर एक इंटरनेशनल वेकेशन का प्लान कर रहे हैं, तो क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड सही होगा? और आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था और मार्केट डिप्स के लिए अपॉर्चुनिटी फंड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ भी एक सिंपल सवाल है कि जब तक अपॉर्चुनिटी आए ये पैसा कहाँ पार्क करके रखें। ऑनेस्टली हम में से काफी लोगों को इसका क्लियर जवाब नहीं पता होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, या तो ये पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है या फिर बिना सोचे एफडी बना दिया जाता है। हमें लगता है इट्स ऑल ओके, बट क्वाइटली इसमें टैक्स लग रहा होता है, रिटर्न कम होते हैं और फाइनली पैसा ग्रो करने के बजाय टाइम के साथ लूज करने लगता है। पिछले एक साल में मैंने हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर से बात की है। एक चीज ऑलमोस्ट हर जगह कॉमन थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का आइडिया सब लोगों को आने लगा है, लेकिन शॉर्ट और मिड टर्म गोल्स के लिए पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट करें, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अप टू 3 इयर्स के गोल के लिए क्लियर और रिपीटेबल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क कैसा हो सकता है, जिसे कि यूज करके आप बिना गलती किए बेस्ट टूल चुन सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, बल्कि एक थिंकिंग प्रोसेस है। इस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बताऊंगा जो कि शायद आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपने इस चैनल के थ्रू अपनी लर्निंग्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। सारे इंस्ट्रूमेंट समझने से पहले हम इस फ्रेमवर्क को समझते हैं जो 2 सिंपल पैरामीटर्स पर बना है। पहला ड्यूरेशन है और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों क्लियर हो गए तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का मेजर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ड्यूरेशन देखते हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि मैक्स 3 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए किया जाए। इसको भी चाहे तो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अप टू 1 ईयर जो कि वाकई में शॉर्ट टर्म है और 1 to 3 ईयर जो शॉर्ट टू मिड टर्म है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो अगर बच्चों की एनुअल फी 8 महीने बाद देनी है तो ये ट्रूली शॉर्ट टर्म है, बट अगर 2-3 साल में घर का रिनोवेशन प्लान करना है तो ये शॉर्ट टू मिड टर्म है। यहाँ रूल सिंपल है, ड्यूरेशन जितना छोटा होगा रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। अब आते हैं दूसरे पैरामीटर पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ गोल बाय डिजाइन रिजिड होते हैं, लाइक स्कूल फी, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस फीस। नो मैटर कुछ भी हो, आप उसकी डेट चेंज तो नहीं कर सकते, बट अगर इस साल एक वेकेशन प्लान करना है या कोई गैजेट खरीदना है तो यहाँ थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहें तो थोड़ा सा प्रीपोन या पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जनरली नीड बेस्ड गोल्स रिजिड होते हैं और वांट बेस्ड गोल फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इन दोनों ही पैरामीटर को कंबाइन करके एक 2x2 का मेंटल मॉडल बना सकते हैं। सो इट मींस गोल शॉर्ट टर्म में रिजिड या फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और वैसे ही मिड टर्म में रिजिड या फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अब गोल किस कैटेगरी में आता है ये चुन ले तो कहां इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन काफी सिंपल हो जाता है। अब हर एक कैटेगरी को 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रिजिड गोल्स। ये गोल्स अगले 1 साल में आने वाले हैं और उनकी डेट और अमाउंट दोनों ही फिक्स्ड हैं। जैसे बच्चों की स्कूल फी, यहाँ रिटर्न सेकेंडरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कैपिटल प्रोटेक्शन और प्रिडिक्टेबिलिटी। एक थोड़ा भी शॉर्टफॉल हुआ तो गोल्स फेल हो सकते हैं। अब स्कूल फी में आप ये तो नहीं बोल सकते कि 80% अभी दूंगा और 20% नेक्स्ट मंथ दूंगा। यहाँ रूल बड़ा सिंपल है, नो रिस्क एंड 0 कॉम्प्रोमाइज। वाइल यहाँ ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, बट एफडीज या स्वीप इन एफडीज, पोस्ट ऑफिस एफडीज सेविंग बैंक अकाउंट से बहुत बेहतर है। स्वीप इन एफडीज में आपके अकाउंट में जो भी सरप्लस अमाउंट होता है वो एफडी में चला जाता है और जरूरत पड़ने पर इसे निकाला भी जा सकता है। पोस्ट ऑफिस एफडीज अक्सर लोगों को पता नहीं होता, बट ये बैंक एफडीज से 1% एक्स्ट्रा रिटर्न देती है। सेविंग बैंक अकाउंट जनरली 2 से 3% रिटर्न देता है, वहीं एफडीज 6 to 7% रिटर्न देती हैं। इस कैटेगरी में कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट बेटर है इन गोल्स के लिए कोई रिस्क न लिया जाए। अब आते हैं शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल गोल्स पर। यहां थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। यहां ड्यूरेशन शॉर्ट है पर डेट और अमाउंट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि वेकेशन प्लान या किसी होम अप्लायंसेस का रिप्लेसमेंट। यहां अगर थोड़े पैसे कम भी हुए तो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं या फिर अमाउंट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहां कैपिटल रिस्क तो नहीं ले सकते हैं, बट रिटर्न को ऑप्टिमाइजेशन तो जरूर किया जा सकता है। वाइल एफडी तो यहां ऑप्शन है ही, बट शॉर्ट टर्म डेट फंड इसमें यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और काफी ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट सारे ही ऑप्शंस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। फर्क सिर्फ ड्यूरेशन का है, जैसे कि लिक्विड फंड्स 91 डेज के इंस्ट्रूमेंट में, शॉर्ट टर्म फंड्स 3 to 6 मंथ्स और मनी मार्केट फंड्स अप टू 1 ईयर के टाइम फ्रेम के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं।
और इन सभी का रिटर्न आज के एनवायरनमेंट में लगभग 6 to 7% के अराउंड रहता है। सो एफडी के कंपैरिजन में देखें तो रिटर्न ऑलमोस्ट सेम या एट मैक्स 1% ज्यादा है, बट यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। एफडी की तरह से कोई पेनल्टी नहीं होती है। रिटर्न प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए गोल्स के रफ ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली एक शॉर्ट टर्म डेट फंड आप चुन सकते हैं। अगर कोई भी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है तो लिक्विड फंड यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ टैक्स के बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। आफ्टर 1 अप्रैल 2023 आप किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी ड्यूरेशन आपका गेन हमेशा टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही लगेगा। सो टैक्स के मामले में एफडी और डेट फंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट एक इंस्ट्रूमेंट है जो थोड़ा अलग है और वो है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड का स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। यहाँ रिस्क डेट जैसा होता है, रिटर्न भी डेट जैसा होता है, बट टैक्स इक्विटी जैसा लगता है। इसका रीजन ये है कि ये इक्विटी में इन्वेस्ट तो करते हैं बट स्पेक्युलेटिव नहीं होते हैं। ये मार्केट में प्राइस डिफरेंस का यूज करके प्रिडिक्टेबल रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे कि हम आर्बिट्राज बोलते हैं। यहाँ 1 साल से कम ड्यूरेशन में गेन पर 20% टैक्स लगता है और 1 साल के बाद 12.5% टैक्स लगता है। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आर्बिट्राज फंड में आपको कम टैक्स देना पड़ सकता है। एक एग्जांपल से समझें तो 30% टैक्स ब्रैकेट में 6% एफडी या डेट का रिटर्न लगभग 4.2% पोस्ट टैक्स हो जाएगा। वहीं आर्बिट्राज फंड का रिटर्न लेस देन 1 ईयर में 4.8% और मोर देन 1 ईयर में 5.2% होगा। सो 1% बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। आर्बिट्राज फंड टेक्निकली इक्विटी फंड होते हैं, इसलिए टैक्सेशन इक्विटी की तरह से लगता है, लेकिन इनका नेचर डेट जैसा होता है, इसलिए रिस्क भी कम होता है। सो बेसिकली इट इज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स फॉर हाई अर्नर्स। बट ध्यान रखिए कि ये रिटर्न पास्ट डेटा को देख करके प्रिडिक्ट मत कीजिएगा। इंटरेस्ट रेट में मेजर चेंज होने की वजह से इन सब इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। सो इन कंक्लूजन 30% से लोअर टैक्स ब्रैकेट में है तो डेट फंड्स और 30% से हायर ब्रैकेट में है तो आर्बिट्राज फंड बेटर होंगे। अब आते हैं मिड टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए और देखते हैं मिड टर्म फिक्स्ड गोल्स को। बच्चों की स्कूल फीस, घर का डाउन पेमेंट, कुछ ऐसे ही गोल होते हैं। यहाँ रिटर्न तो चाहिए बट रिस्क नहीं चाहिए। यहाँ ऐसे में एफडी तो हमेशा ही ऑप्शन रहता है, बट एफडी के रिटर्न से बेहतर इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल है। यहाँ 2 मेन इंस्ट्रूमेंट टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स और बॉन्ड फंड्स हैं। टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स फिक्स मैच्योरिटी के हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ एचडीएफसी निफ्टी जीसेक फंड की मैच्योरिटी डेट अप्रैल 2029 की है। तो ऐसे में अगर आप इसे अपने मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कंट्रोल हो जाता है। आप मैच्योरिटी से पहले भी इन्हें सेल कर सकते हैं, बट इस केस में रिटर्न फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो ये 1 to 3 इयर्स के फिक्स डेट के गोल्स के लिए काफी बैलेंस ऑप्शन है। बट ध्यान रखिए कि फंड की मैच्योरिटी डेट और गोल्स अलाइन होने चाहिए। टॉप फंड के पास्ट 1 ईयर के रिटर्न लगभग 8.5% के करीब हैं। आप जितना लॉन्गर ड्यूरेशन का बॉन्ड लेंगे उतना रिटर्न कम मिलेगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट बॉन्ड में काफी कॉमन है। कोई भी बॉन्ड बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए हाई रिटर्न अश्योर नहीं करना चाहता। नेक्स्ट अगर बॉन्ड फंड्स को देखते हैं तो यहां भी 80% से ज्यादा AA+ कैटेगरी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो सेफ्टी तो है बट यहाँ कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। ये बैंकिंग और पीएसयू बॉन्ड फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हो सकते हैं। यहाँ सेफ्टी है और पास्ट रिटर्न 7 to 8% के करीब रहे हैं। सो इस कैटेगरी के गोल में अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल का कोई चांस नहीं है तो टारगेट मैच्योरिटी फंड लेना अच्छा है। स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो बॉन्ड फंड अच्छे हो सकते हैं। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी में जो काफी मिसअंडरस्टूड कैटेगरी है, वो है मिड टर्म फ्लेक्सिबल गोल्स। जैसे कि आपको 2 साल में कार खरीदनी है या 3 साल में घर का रिनोवेशन कराना है, तो ये इस तरीके के गोल हैं। यहाँ टाइम भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इसलिए कुछ लोग इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कंफ्यूज करने लगते हैं और इक्विटी हैवी होने लगते हैं। इसमें इक्विटी हो सकती है बट रिमेंबर कि 3 साल के ड्यूरेशन में इक्विटी की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इस कैटेगरी में इक्विटी को रिटर्न बूस्टर की तरह से यूज करना चाहिए, न कि उस पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। मींस मार्केट सपोर्ट करे तो इवन हायर ग्रेड की कार खरीदना भी पॉसिबल हो जाए, बट अगर मार्केट वॉलेटाइल हो तो ऐसा ना हो कि कार का प्लान ही कैंसिल हो जाए। इसके लिए मेनली 3 चॉइसेस हैं: कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इक्विटी सेविंग फंड और डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। कंजर्वेटिव हाइब्रिड और इक्विटी सेविंग फंड दोनों में ही इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 75% डेट और 25% इक्विटी होता है, और वहीं इक्विटी सेविंग फंड में 65% इक्विटी और अप टू 35% डेट होता है। इसको देख करके आपको लगेगा कि शायद ये बहुत ज्यादा इक्विटी फंड है, बट यहां सिग्निफिकेंट इक्विटी पोर्शन आर्बिट्राज फंड के फॉर्म में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डेट की तरह से टैक्स लगता है, तो लोअर स्लैब वालों के लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। बट इक्विटी सेविंग इक्विटी की तरह से टैक्स होता है, तो हायर टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए यूजफुल हो सकता है। रिटर्न दोनों में ही मैक्स 10% तक मिल सकते हैं। प्लीज रिमेंबर कि एक्सट्रीम मार्केट क्रैश में इनके भी प्राइस शार्पली गिर सकते हैं। जैसे कि इस इक्विटी सेविंग फंड को देखें तो कोविड टाइम में यहां 15% तक करेक्शन हो गया था, बट अदरवाइज रिटर्न काफी यूनिफॉर्म और स्टेबल से रहते हैं। जो लोग इक्विटी के रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहते हैं, तो ऐसे में डायनेमिक बॉन्ड फंड यूजफुल हो सकते हैं। ये एक तरीके से बॉन्ड मार्केट के फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। फंड मैनेजर एनालाइज करके कॉम्बिनेशन ऑफ हाई रेटेड और थोड़े से लो रेटेड बॉन्ड्स को मिक्स करता है और हायर रिटर्न्स को ट्राई करता है। यहाँ ओवरऑल रिटर्न्स का पोटेंशियल बढ़ जाता है और पास्ट में 8 to 9% के करीब रिटर्न मिले हैं। बट क्योंकि फंड मैनेजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक रिलायबल फंड हाउस के लॉन्ग परफॉर्मिंग फंड मैनेजर के फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो एज अ कंक्लूजन, इस कैटेगरी के लिए लोअर टैक्स ब्रैकेट में है तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो इक्विटी सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर इक्विटी को कंप्लीटली अवॉइड करना है तो डायनेमिक बॉन्ड फंड चुन सकते हैं। अब आते हैं एक ऐसे टूल की तरफ जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो वो सभी सिचुएशन के अंदर यूजफुल हो सकता है, और वो है होम लोन। अब आपके मन में सवाल होगा कि होम लोन को मनी पार्क करने के लिए कोई कैसे यूज कर सकता है, ये तो लोन है। बेसिकली स्टैंडर्ड होम लोन के अलावा एक ओवरड्राफ्ट फॉर्म ऑफ होम लोन भी अवेलेबल होता है। ये नॉर्मल होम लोन जैसा ही होता है, बट यहां पर आप अपना सरप्लस पैसा अपने होम लोन अकाउंट में पार्क करके रख सकते हैं, और जब चाहे तब उसे इमीडिएटली विड्रॉ भी कर सकते हैं। जितने दिन ये एक्सेसिव पैसे होम लोन अकाउंट में पड़े रहते हैं, वो आपका होम लोन के इंटरेस्ट को बचाते रहते हैं। इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता, बिकॉज इंटरेस्ट अर्न तो नहीं हो रहा है, बेसिकली इंटरेस्ट तो सेव हो रहा है। बट फॉर अस इन्वेस्टर, टेक्निकली इंटरेस्ट सेव्ड इज एज गुड एज इंटरेस्ट अर्न। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो अगर आपने 5 लाख रुपए पार्क किए और लोन का इंटरेस्ट रेट 8.5% है, तो आपने इफेक्टिवली 8.5% का टैक्स फ्री रिटर्न कमाया है, जो कि एफडी के केस में 12 to 13% प्री टैक्स रिटर्न के बराबर है। ये फैसिलिटी काफी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं और एसबीआई में इसे मैक्स गेन अकाउंट बोलते हैं। यहाँ इंटरेस्ट रेट स्टैंडर्ड होम लोन से 0.25% के करीब ज्यादा होता है, बट ये टोटली वर्थ है अगर आप इसका इफेक्टिवली यूज करते हैं। मैंने पिछले 16 सालों में इस फैसिलिटी को रेगुलरली यूज किया है और ये मेरे लिए जेन्युइनली एक गेम चेंजर रहा है। मैंने यही फैसिलिटी का यूज कोविड के टाइम में एक मेजर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज किया था। बट ऑफ कोर्स ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास होम लोन हो। इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होम लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने एग्जिस्टिंग होम लोन को ओवरड्राफ्ट होम लोन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इस ओवरड्राफ्ट होम लोन के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ आते हैं हम उस सवाल पर जिसका जवाब बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि अगर मार्केट डिप में इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी फंड बना रहे हैं तो उसे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी फंड की ड्यूरेशन मैक्स 1 ईयर की होती है और ये फ्लेक्सिबल भी है, तो इनकी कोई फिक्स डेट तो है नहीं। बट लिक्विडिटी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो आप उसे विड्रॉ करके इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। तो ये टेक्निकली शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल कैटेगरी में आएगा और ऐसे में अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 70 to 80% लिक्विड फंड और 20 to 30% एफडी में सेव कर सकते हैं। वहीं अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो 70 to 80% आर्बिट्राज फंड और 20 to 30% एफडी में रखना चाहिए। कुछ पैसे एफडी में रखना अच्छा है, बिकॉज अगर मार्केट डिप किसी भी अनप्रिडिक्टेबल टाइम में आता है तो बिना स्ट्रेस के आप पैसा इजीली अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उसे मिस नहीं करेंगे। अगर मैं अपने अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बताऊं तो 50% अपॉर्चुनिटी फंड मैं अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट में रखूंगा और 50% मैं आर्बिट्राज फंड में डाल करके रखूंगा। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, आप अपने कंफर्ट और डिसिप्लिन के हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं।
इससे पहले कि हम वीडियो एंड करें, जो हमने डिस्कस किया है उसकी एक क्विक समरी देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, जिससे कि सारे ऑप्शन आपके सामने रहें। शॉर्ट एंड रिजिड गोल्स, यहाँ सेफ्टी प्रायोरिटी है। बैंक एफडी, स्वीप इन एफडीज या पोस्ट ऑफिस एफडीज आप यूज कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फ्लेक्सिबल गोल्स, यहाँ टैक्स इफिशिएंसी देखनी चाहिए। हाई टैक्स ब्रैकेट के लिए आर्बिट्राज फंड और जनरल पार्किंग के लिए लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स यूज कर सकते हैं। मिड एंड रिजिड गोल्स के लिए यहाँ टारगेट मैच्योरिटी फंड्स या बॉन्ड फंड्स चूज कर सकते हैं। मिड एंड फ्लेक्सिबल गोल्स के लिए यहाँ थोड़ा इक्विटी बूस्टर ले सकते हैं और इसके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड और इक्विटी सेविंग स्कीम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फंड बना रहे हैं तो एफडी, लिक्विड और आर्बिट्राज फंड का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और फाइनल प्रो टिप, अगर होम लोन है तो मैक्स गेन या ओवरड्राफ्ट से बेहतर कोई पार्किंग स्लॉट नहीं हो सकता है। ये 8 to 9% टैक्स फ्री रिटर्न मिलने का बेस्ट तरीका है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत हेल्प करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।